नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों। तो सबसे पहले आपसे यही कहूंगा कि अगले कुछ समय के लिए आप मेरे साथ पूरे दिल और दिमाग के साथ जुड़ जाइए। ईयरफोन्स को अपने कानों में अच्छे से ठूंस लीजिए। जब आप पूरी तन्मयता के साथ मेरे से जुड़ जाएंगे तो स्टोरी का मजा भी नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। और हाँ, जो भी लोग पहली बार चैनल पर नए आए हैं और बाकी बचे हुए जो पुराने साथी हैं, अगर आप अभी तक भी हमारी इस फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो अभी उस लाल बटन को दबाइए और हमेशा के लिए हमारे साथ दिल और दिमाग से जुड़ जाइए। और हाँ, जल्दी से सभी लोग अपना परिचय भी कमेंट बॉक्स में दे दें और यह भी बताइए कि आप सबको हमारी कहानी कैसी लगी। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। काले अंधेरे में डूबा वह बंगला बहुत भयानक लग रहा है। भुवन बंगले में है। बंगले से आती भयानक चीखों से वह बुरी तरह भयभीत है। अब वह बंगले से बाहर भाग रहा है। भयानक आवाजें उसके चारों तरफ से घेरा डाल रही हैं। अब वह बंगले के लॉन में है। सन सन चलती हवाएं आंधी का रूप ले रही हैं। बादलों की गड़गड़ाहट से कानों के पर्दे फट रहे हैं। तभी कहीं कड़कड़ाती हुई बिजली गिरी और भुवन का कलेजा दहल उठा। वह जिधर भी भागने की कोशिश करता है उधर से नुकीले दांतों और लंबे लंबे नाखूनों से उसे नोचने के लिए भयावह आकृतियां आ जाती हैं। वो चीख रहा है, बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहा है, पर वह दूर दूर तक कोई नहीं है। भुवन की चिल्लाते चिल्लाते आवाज बैठ रही है। लंबे लंबे दांतों वाली आकृति उसके गले में लिपट गई और अब भुवन को लग रहा है कि वह आकृति उसका खून चूस लेगी। उसे छुड़ाने के लिए भुवन अपनी पूरी ताकत लगा देता है और जोर से चिल्लाता है, बचाओ। क्या हुआ भुवन? भुवन, आंखें खोलो। भुवन ने आंखें खोलकर देखा। उसकी मां उसके चेहरे पर झुकी बड़ी चिंता भरी नजरों से उसे देख रही थी। क्या हुआ तुम्हें? उनके फिर से पूछने पर उसने बताया, कुछ नहीं मम्मी, बड़ा डरावना सपना था। भुवन ने अपने चेहरे पर छलक आए पसीने की बूंदों को पोंछते हुए कहा, हम देर रात तक हॉरर फिल्में देखने से यही तो होगा। तब तो तू सुनता नहीं है। कितना भी मना करूं, बस अपने मन की करता है। मम्मी आप शुरू हो गई। जयश्री को बीच में ही टोकते हुए भुवन बोल पड़ा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? इतनी इतनी रात तक जाग कर तू क्या देखता रहता है फिर? भुवन मुस्कुराया। वह अपनी भोली मां को क्या बताए कि वह क्या देखता रहता है। वह आजकल एक भूतिया बंगले पर काम कर रहा है। उसके बारे में छानबीन करेगा। दिन रात उसके बारे में खबरों से इधर उधर से नेट से तथ्य इकट्ठे कर रहा है। शायद यह उसी का यह प्रभाव रहा कि जो उसने यह सपना देखा। कहा जाता है जो अवचेतन में होता है वही सपने में आता है। यही रहा होगा। उसने अपना सिर को झटका और मुस्कुराते हुए मां की ओर देखकर कहा, मां, बड़े जोर की भूख लगी है। और अपने इस इमोशनल हथियार से मां को लाजवाब कर वह बाथरूम की ओर बढ़ गया। अच्छा चल, जाकर फ्रेश होकर आ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। कहती हुई जयश्री चली गई। भुवन जयश्री और वीर प्रताप सिंह का इकलौता बेटा है। शादी के कई सालों बाद, बड़ी मुरादों के बाद पैदा हुआ था। वह अपने अलग ही तरह का है, किसी से भी नहीं मिलता जुलता। पिता वीर प्रताप सिंह कारोबारी है, पर वह उनके कारोबार की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता है। अपने माँ बाप को वह जान से भी ज्यादा चाहता है, लेकिन उसका स्वभाव किसी से मैच नहीं करता है। पिता जितना सख्त है, बेटा उतना ही नरम दिल है। कोई नौकर गलती या गुस्ताखी करता है या कोई नुकसान कर देता है तो वीर प्रताप उसके पैसे काट लेते हैं, तो भुवन उनके काटे हुए पैसे चुपके से उनको दे देता है। सब कहते हैं इतने सख्त ठाकुर साहब के यहाँ यह देवता जैसा बेटा कैसे पैदा हो गया है। खुद वीर प्रताप सिंह भी कभी कभी चिंता करते हैं कि ऐसे स्वभाव को लेकर यह कारोबार कैसे चलाएगा। वह एडवेंचर की ओर भागता है। यही वजह है कि उसने कॉमर्स की बजाय हिस्ट्री में आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट को चुना है। रहस्य की परतों को खोलना उसे अच्छा लगता है। उनमें छिपी कहानियों को सामने लाना उसका शौक है। कई प्रोजेक्ट वह अपने प्रोफेसर डॉक्टर बालियान के साथ कर चुका है। प्राचीन किले, बंगले, हवेली, खंडहर
उसके प्रोजेक्ट में शामिल रह चुके हैं। उसके कई लेख प्रकाशित होते रहते हैं। अपने कर्मठ स्वभाव के कारण वह अपने प्रोफेसर का चहेता है। अभी हाल ही में उसने एक बंगले के बारे में किसी अखबार में पढ़ा था कि वह भूतहा है। तब से सब तरफ से उसका ध्यान हटकर उसी बंगले पर केंद्रित हो गया था। वह भूत प्रेतों को नहीं मानता है, ऊपर से जिद्दी स्वभाव का है। उसने फैसला किया कि वह उसकी खोजबीन करेगा और सबको बताएगा कि यह केवल अफवाह है। भुवन नहा कर आ गया। मां ने नाश्ता लगा दिया था। उसने नाश्ता किया और अपने दो दोस्तों को फोन किया। कैलाश और शिवम उसके जिगरी दोस्त हैं, उसके सहपाठी हैं और उसी की तरह एडवेंचर्स नेचर के हैं। उनको भी उसने इस अभियान में शामिल कर लिया। उन तीनों ने दिल्ली के लिए बस पकड़ी। दिल्ली में नजफगढ़ में रिहायशी इलाके में वह बंगला था और भूतिया बंगला के रूप में मशहूर था। तीनों ने दिल्ली में पहुंचकर नजफगढ़ में एक होटल में डेरा डाला और शाम के समय वे बंगले की खोजबीन करने के लिए निकले। अभी अंधेरा नहीं हुआ था। उन्होंने उस बंगले को आराम से ढूंढ लिया। इस बात से उनको अंदाजा हो गया कि यह बंगला कितना मशहूर है कि जिस किसी से भी पूछा उसने फौरन उसका पता बताया और उन तीनों की तरफ ऐसी निगाह से देखा कि मानो यह तीनों पागल हैं और यह सलाह भी दी। क्यों मरने के लिए उधर जा रहे हो? अभी नई उम्र के हो, आराम से अपनी जिंदगी जियो। और इन तीनों ने उनकी बातों को हंसी में उड़ाते हुए अपना रास्ता नापा। बंगले के पास आकर उन्होंने उसका निरीक्षण किया। उसकी हालत देखने से लगता था कि यह करीब 30-35 वर्ष से बंद पड़ा होगा। इतने दिनों से उसकी मरम्मत, साफ सफाई और उचित देखभाल नहीं हुई थी, इसीलिए वह झाड़ झंकाड़ से घिरा हुआ था। शाम के उतरते अंधेरे में लंबी होती परछाइयों में यह रहस्यमयी और डरावना लग रहा था। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वह इस दृश्य से कन्नी काट लेता, लेकिन ये तीनों ऐसे कई अभियानों में शामिल हो चुके थे। तीनों के कंधों पर टंगे हुए बैगों में टॉर्च, कैमरे और अन्य कई चीजें थीं जो वे अपने उपयोग में लाते थे। गेट के पास आकर उन्होंने फाटक को खोला। कई वर्षों से बंद होने के कारण यह जाम हो चुका था और उस पर बेलें और लताएं प्राकृतिक रूप से बढ़कर इतनी झाड़ झंकाड़मयी हो गई थी कि अब गेट को लगभग ढक लिया था। फिर भी तीनों फाटक को खोलने में कामयाब हो गए और अंदर घुसे। लंबे चौड़े लॉन को पार करके वे बंगले में घुसे। चारों तरफ जाले ही जाले थे। उनकी आहट सुनकर चमगादड़ फड़फड़ाते हुए उड़े। कहीं से उल्लू बोलने लगे। उनकी भयानक घुघुआती हुई आवाज डरावना माहौल उत्पन्न कर रही थी। झादियों से कोई जानवर भागा, शायद बिल्ली हो सकती थी। हैरानी की बात थी कि बंगले के सभी दरवाजे खुले हुए थे। हॉल कमरे में पहुंचने पर उन्होंने देखा यह विशालकाय हॉल था। ऊपर शानदार झूमर टंगा था। बेहद खूबसूरत कलात्मक सीढ़ियां ऊपर की मंजिल की तरफ जाती थीं। देखने से मालूम पड़ता था कि यह आलीशान बंगला काफी शौकीन लोगों का था। हर तरफ धूल गर्द का अंबार था। सब तरफ जाले ही जाले झूल रहे थे। भुवन ने एक मूर्ति के ऊपर से कवर उतारा। मूर्ति इतनी खूबसूरत और सजीव लग रही थी कि जैसे यह अभी बोल पड़ेगी। तीनों ने धूल झाड़ पर बैठने के लिए सोफे को साफ किया और वहां बैग रख दिए। अपने बैग से मोमबत्ती निकाली और जलाकर वहीं लगे खूबसूरत स्टैंड पर लगा दी। अब तीनों टॉर्च लेकर ऊपर की मंजिल की ओर बढ़े। ऊपर की मंजिल पर भी यही हाल था। कई कमरे थे, भव्य सजावट थी, कीमती सामान था, पर धूल और गर्द से अटा हुआ, जालों से पूरा हुआ। कोने कोने में चमगादड़ों का बसेरा था। थोड़ी सी आहट होती और वे पंखों को फड़फड़ाते हुए सिर के ऊपर से गुजर जाते। काले अंधेरे कमरे में उनके पंखों की फड़फड़ाहट एक भयानक सा एहसास जगा रही थी। तभी उनके सामने से तेजी से कोई गुजरा। भुवन चौंका, पर उन्होंने देखा कि यह तो वही काली बिल्ली है जो गेट पर भागी थी। तो उनके होठों पर मुस्कान दौड़ गई। बेमतलब में ही डर गए थे यार, हंसते हुए शिवम ने कहा। तीनों नीचे आए। भुवन ने शिवम की तरफ हंसकर देखते हुए कहा, देखा, खाली अफवाह फैलाते हैं लोग, कुछ नहीं है यहां। अभी तक तो कहीं भूत वूत दिखे नहीं, अब कहां से दिखेंगे? और दिखेंगे भी तभी हम देख लेंगे कि कितने बड़े भूत आते हैं।
हम कल यहां ध्यान से देखेंगे और इसकी पूरी छानबीन करेंगे। अब हम यहां कैमरे लगा देते हैं और फिर चैन से सोएंगे। सवेरे देखेंगे कि क्या क्या हुआ है रात में। शिवम ने अंगदाई ली और अपने बैग से कैमरे निकालने लगा। कैमरे से उसे कुछ ध्यान आया। उसे ऐसा लगा कि शायद वहां कैमरे पहले से भी लगे हैं। अब भुवन उठा। उसने अपने साथियों से भी कहा। वे दोनों भी टॉर्च लेकर जगह जगह चेक करने लगे। वास्तव में ही कैमरे लगे हुए थे, लेकिन अभी तो वे किसी काम के नहीं थे। उन्होंने अपने कैमरे लगा दिए और आराम से आकर बैठ गए। रात धीरे धीरे खिसक रही थी, लेकिन कहीं कोई आहट नहीं थी। बीच बीच में बिल्ली के रोने की आवाज और चमगादड़ के पंख फड़फड़ाने की आवाजें ही आ रही थीं। रह रहकर उल्लू बोल रहा था। कुल मिलाकर साधारण लोगों के लिए तो माहौल भयानक था। तीनों आपस में सिर जोड़े हुए बातें कर रहे थे। कुछ स्नैक्स और बिस्कुट निकाल लिए थे, वह खा रहे थे। अचानक एक तेज चीख बंगले में गूंजी। शिवम, कैलाश और भुवन उन आवाजों की दिशाओं में भागे, पर उन्हें कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आवाजें सभी दिशाओं से आ रही थीं। अब इस समय तीनों अलग अलग दिशाओं में थे। अचानक अपनी पीठ पर कुछ दबाव पाकर शिवम घूमा और उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे एक लहूलुहान आदमी खड़ा था। उसके माथे के बीचों बीच गोली लगी हुई थी, जो आर पार हो गई थी। वहां से खून रिस रहा था। उसका सिर भी लहूलुहान था। वहां से खून की धाराएं बह बहकर उसके चेहरे को भिगोते हुए पूरे शरीर पर बह रही थीं। उसके बालों की लटें खून से चिपककर चेहरे पर आ गई थीं, जिससे उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। शिवम की डर के मारे घिघी बंध गई। वह आदमी उसकी पीठ पर हाथ थपथपा कर बेहद सर्द और खरखराती आवाज में पूछ रहा था। कौन हो तुम? यहां क्या करने आए हो? वो कुछ नहीं। शिवम के मुंह से निकला। उस आदमी ने खूनी आंखों से घूरते हुए अपने फौलादी पंजों से शिवम की गर्दन पकड़ ली। शिवम पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी चीख को सुनकर कैलाश और भुवन दौड़ते हुए आए। उन्होंने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो उस आदमी ने शिवम को छोड़ दिया। शिवम बेहोश हो गया और अब वह उनकी तरफ घूमा। भुवन और कैलाश बाहर को भाग खड़े हुए। वह रक्त रंजित आदमी तो गायब हो गया, लेकिन दरवाजे पर ऐसे ही लहूलुहान कई लोग खड़े थे। कैलाश तो उन्हें देखते ही बेहोश हो गया। अब अकेला भुवन बचा था। वह उन लोगों को तेजी से धक्का देते हुए बाहर भागा। अब वह बंगले के बाहर लॉन में था। बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, तेज हवा चलकर अंधड़ का रूप ले रही थी। उसे याद आया, यह तो वही सपना देख रहा है। सपना देख रहा है या यह हकीकत है? आसपास कई चीखें गूंज रही थीं और ऐसा लग रहा था उसके आसपास कई आकृतियां मंडरा रही हैं, जो धीरे धीरे उसे घेर रही थीं। बड़ी जोर से कड़क कर कहीं बिजली गिरी। एक आकृति भुवन के गले में लिपट गई। उसने लगा अब उसकी जिंदगी समाप्ति की ओर है। वो चीख रहा था, बचाओ बचाओ। सब आकृतियों ने मिलकर उसे टांग लिया और वे वापस उसे फिर वहीं हाल कमरे में ले आए। भुवन हाल कमरे में बीचों बीच खड़ा हुआ था। उसने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी है जो बेहद खूबसूरत है, लेकिन उसकी शक्ल खून से लथपथ होने के कारण डरावनी लग रही है। बेहद ठंडे स्वर में उसने कहा, आओ भुवन। अपना नाम उसके मुंह से सुनकर भुवन बहुत जोर से चौंका। यह मुझे कैसे जानती है? हमने तुम्हें बुलाया है, तभी तुम यहाँ आए हो। उस खून से सराबोर लड़की ने कहा। मुझे बुलाया है? भुवन ने बड़े आश्चर्य से पूछा। हाँ। उस लड़की ने कहा। तुमने कैमरे लगाए हैं, अब हमारे कैमरों से देखो और सोचो कि हमने तुम्हें क्यों बुलाया है। पर मेरे दोस्त तो, कहकर भुवन रो पड़ा। घबराओ मत, तुम्हारे दोस्तों को कुछ नहीं हुआ। भुवन काठ की तरह जाम होकर देखने लगा। यह क्या? उसके सामने टीवी चलने लगी। स्क्रीन पर उसके पिता वीर प्रताप किसी रोबदार आदमी के साथ दिखाई दे रहे हैं। वीर प्रताप उसे सुभान सिंह के नाम से संबोधित कर रहे हैं। पास ही एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। वह वीर प्रताप को अंकल अंकल कहकर संबोधित कर रही है। भुवन चौंका। अरे, ये तो यही लड़की है। वे दोनों उसे माधुरी कहकर संबोधित कर रहे हैं। दृश्य घूमता है। वीर प्रताप और सुभान सिंह साथ साथ कहीं जा रहे हैं। उनकी बातों से लगता है दोनों बिजनेस में पार्टनर हैं। वीर प्रताप ने बेईमानी की है और उसी बात पर झगड़ा हो रहा है।
अचानक वीर प्रताप ने सुभान सिंह को पत्थर से वार करके घायल कर दिया है और वह उस पर बराबर वार किए जा रहा है। फिर उसे गोली भी मार दी। वीर प्रताप घर आकर अपने दोस्त की बेटी माधुरी को भी नहीं छोड़ता है। उसकी माधुरी पर नीयत खराब थी। वह पहले उसके साथ जबरदस्ती करता है, फिर उसको भी बेदर्दी से मारता है। इसके बाद उसके सामने जो भी आता है उसे मार देता है। फिर दृश्य घूमता है। वीर प्रताप मोटी रकम देकर कानूनी कार्रवाई से बच जाता है। सारे दृश्य गायब होकर टीवी भी गायब हो गई और भुवन सकते में हक्का बक्का होकर बैठा ही रह गया। अब उसने देखा कि उसके सामने सुभान सिंह, उसकी पत्नी, बेटी माधुरी और सारे नौकर खड़े हुए हैं। मीत से भी ठंडी आवाज में उस रक्त रंजित आदमी यानी सुभान सिंह ने कहा, सारी कहानी तुम्हें पता चल चुकी है। तुम्हारा बाप हम सब लोगों का हत्यारा है। वह मेरे सारे कारोबार का सत्यानाश करके पैसे लूट ले गया। हमको धोखा दिया। जब मैंने विरोध किया तो हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। पुलिस को मोटी रकम देकर उसने कानून से अपना पल्ला झाड़ लिया। अब हम न्याय के इंतजार में हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। सभी लोग अब दिखाई देने बंद हो गए थे। शिवम अपनी गर्दन सहलाता हुआ वहां आ गया। कैलाश को भी होश आ गया। वे दोनों भी वहीं आ गए। उन दोनों को सही सलामत देखकर भुवन की जान में जान आई। अब वह बहुत सदमे में और गहरे सोच विचार में डूबा हुआ था। अब तक सवेरे के 3 बजे का समय हो आया था। 1-2 घंटे बाद वे चुपके से वहां से निकल गए। अगले दिन के समाचार पत्र में सनसनीखेज खबर थी। मशहूर कारोबारी वीर प्रताप सिंह गिरफ्तार। शिवम ने सारी बातें थाने में जाकर बताई थीं और अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने छापा मारा तो कई सबूत मिले। वीर प्रताप ने उन सब की लाशों को बंगले में ही लॉन में गाड़ दिया था। उनके सबके कंकाल बरामद हुए। वीर प्रताप जेल जा रहा था। भुवन उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने पिता के पैर छूते हुए बोला, डैडी, मुझे माफ करना। मैं आपको जान से भी ज्यादा चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरी इंसानियत अभी इतनी नहीं मर पाई थी। वीर प्रताप ने उसकी पीठ को थपथपा या और पुलिस जीप में जाकर बैठ गया। आज की हमारी यह स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे आप लोगों पर पूरा यकीन है कि यह स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। हालांकि मैं यह भी जानता हूं कि काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक स्टोरी को सुन रहे होते हैं। लेकिन अगर आप आखिर तक सुनने वाले लोगों में बचे हैं तो फिर कमेंट करके जरा यह भी बताते जाना कि स्टोरी कितनी जबरदस्त रही है, ताकि मुझे पता चल सके कि इसमें और कहां इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। बाकी आपने आखिर तक इस स्टोरी को सुनने के लिए अपना टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं और जल्दी ही आपके लिए एक और नई स्टोरी लाने वाला हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।